हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एंड दैनिक भास्कर 13 जनवरी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये एक्चुअली कल की न्यूज़ थी, तो यहाँ पे ये मिस हो गई थी मेरे से। राजस्थान पत्रिका में ही इसे कवर किया गया था, तो आज अब देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी जो भी डिस्कशन हमारा होता है डेली न्यूज़पेपर का, इसका मैंने PDF फाइल अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। आप टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहते हैं। इसकी PDF फाइल मैंने कल से स्टार्ट कर दी है, और जो भी अन्य चीज़ें आती रहती हैं वैकेंसीज़ के बारे में, तो उसकी PDF, कोई एग्ज़ाम पेपर होता है उसका PDF फाइल होती है, तो वो सारी वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ पे डालता रहता हूँ आपके लिए। तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। यदि आप इसका भी PDF फाइल देखना चाहते हैं डेली ये न्यूज़पेपर डिस्कशन का, तो वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं उसे। तो शुरू करते हैं आज का हम डिस्कशन। तो ये बात बताई गई है, कर्नाटक के मंड्या में मिला है लिथियम भंडार। तो लिथियम बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एक पदार्थ है लिथियम। तो नाम याद रखिए, कहाँ मिला है ये? कर्नाटक के मंड्या में मिला है। ये मंड्या जिला है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पे लिथियम का भंडार मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है भारत के लिए। इसका रीज़न क्या है अभी देखते हैं हम, कि लिथियम का इसको आयात कम करेगा। मतलब ये जो हमने मंड्या में मिला है, मंड्या जिला के अंदर कर्नाटक के अंदर लिथियम की खोज हुई है, तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो इससे कम हो जाएगा। अगर ऐसे चीज़ें निकल करके आ रही हैं और भी भंडार ऐसे मिलते हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। रीज़न क्या है कि भारत अभी तक चीन से सबसे ज़्यादा इसका आयात करता है, किसका? लिथियम का। अब लिथियम का प्रयोग देख लेते हैं, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों चल रही है। आपको पता है कि हम मैक्सिमम चीज़ें, हम जो व्हीकल्स हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक की ओर जा रहे हैं। तो वहाँ पे मैं बैटरीज़ की आवश्यकता पड़ेगी आने वाले समय में। 2030 तक बताया भी ये नीति आयोग ने 30% रिड्यूस करने हैं व्हीकल्स, जो कि केवल आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, बैटरी के ऊपर जो काम करेंगे। तो ऐसा कुछ करने की बात की जा रही है। तो लिथियम का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है, लिथियम आयन का बैटरी बनाने में प्रयोग किया जाता है, लिथियम आयन का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि लिथियम किस लिए ज़रूरी है। यहाँ पे लिथियम चांदी की तरह सफ़ेद दिखने वाला एक पदार्थ होता है। ये चांदी की तरह सफ़ेद दिखता है ये लिथियम, और इसके साथ साथ ये क्षार धातु है। ये कैसा मेटल है? ये क्षार धातु है लिथियम। इसका उपयोग लिथियम आयन बैटरी बनाने में किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लिथियम, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चर्चाएं चल रही हैं इसको लेकर के। मतलब ग्लोबल लेवल पर चीज़ें चल रही हैं, प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत ही सहायक होता है लिथियम। यहाँ बैटरीज यदि हमारे भारत के अंदर बनने लग जाएंगी, हमारा इम्पोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। तो ये इस दिशा में एक अच्छी पहल है। ये न्यूज़ है, ये भी कल की एक न्यूज़ है, मिस हो गई थी ये भी। तो यहाँ बात की जा रही है सी विजिल की। तो सी विजिल क्या है? तो ये है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है, जो कि मंगलवार से शुरू हुआ, यानी कल से शुरू हुआ था। ये सी विजिल इसका नाम दिया गया है, तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा आप। अब ये कहाँ कहाँ पे चलाया जाएगा? आपको पता है भारत की जो तटीय रेखा है उसकी जो लंबाई है वो है, मतलब जो उसका एरिया है 75 से 16 किलोमीटर। याद रखिएगा कि 75 से 16 किलोमीटर तटीय क्षेत्र की लंबाई है। अब आप मेरे को भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी आप मेरे को किलोमीटर में कितनी लंबाई है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका नाम याद रखिएगा कि सी विजिल किससे संबंधित है? सी यानी कि समुद्र, और विजिल यानी कि निगरानी रखना समुद्र की। तो ये 9 इस प्रकार से राज्य आते हैं यहाँ पे अपने, वहाँ पर ये एरिया आता है 75 से 16 किलोमीटर का जो बताया जा रहा है, इस प्रकार से चलता है ये। तो पेनिनसुलर इंडिया की बात की जा रही है, यहाँ पर ये चलाया जा रहा है कार्यक्रम सी विजिल। ये बात की जा रही है LAC पर हालात नहीं बदले हैं, ये बता रहे हैं नरवणे। तो इनका नाम जरूर याद रखिए। भारतीय सेना के प्रमुख हैं, इनका नाम है MN नरवणे। तो नाम पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भारत की। अच्छा, ये LAC और एक होता है LOC। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि LAC किस देश के संबंध में बात की जाती है? ये बॉर्डर की बात की जा रही है। तो LAC का किस देश से संबंधित है? भारत तो है, इसके अलावा दूसरा कौन सा देश है? और LOC की बात कहाँ पे की जाती है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये, LOC और LAC दोनों के बारे में बताइए मेरे को आप कि ये किन किन देशों की बात की जाती है जब भी ये टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात की जा रही है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में, व्हाट्सएप अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लेकर के। आपको पता होगा कई सारे मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है व्हाट्सएप यूज़र्स को लेकर के। जब से ऐसी पॉलिसी लेके आया व्हाट्सएप की, वो है आपके डेटा को
यूज़ करेगा, फेसबुक के लिए यूज़ करेगा, पब्लिक करेगा डेटा को। तो ये कुछ सामने आया था, आपको वो एक्सेप्ट करना था अपने व्हाट्सएप के अंदर। तो यहाँ पे यू टर्न लेना बताया गया है व्हाट्सएप की तरफ से। अब ये बोल रहा है कि व्हाट्सएप ने जो जनरल यूज़र है, नॉर्मल जो यूज़र है, उनके लिए ये काम नहीं है। मतलब कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी की बात जो की जा रही है, ये जो बिजनेस अकाउंट होता है व्हाट्सएप पे, ये उसके लिए इन्होंने ऐसा बोला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो व्हाट्सएप के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक, ये आपको पता होना चाहिए व्हाट्सएप के बारे में। कब फाउंड किया था इसे? 2009 में फाउंड किया था। सीईओ हैं इसके विल कैथकार्ट इसके सीईओ हैं व्हाट्सएप के। हेडक्वार्टर इसका याद रखिएगा कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर। अब इसके जो फाउंडर थे व्हाट्सएप के, तो वो थे जैन कॉम और ब्रायन एक्टन। तो ये दो लोग थे। ये इन्होंने फाउंड किया था व्हाट्सएप को, फिर इसको टेक ओवर कर लिया था फेसबुक ने। तो फेसबुक आप जानते हो मार्क जुकरबर्ग हैं, फेसबुक के करता रहता सारे के सारे। और सीईओ का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। चर्चा में है व्हाट्सएप इस बार। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ऐसी, मतलब जितनी भी ये जो चीज़ें आजकल चल रही हैं इंटरनेट की दुनिया की, तो इसको साइबर स्पेस या साइबर लॉ के नाम से जाना जाता है। हालांकि भारत के अंदर अभी तक कोई पर्टिकुलर साइबर लॉ नहीं है, लेकिन एक एक्ट है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, ये है 2000 में आया था। तो इसको ये डील करता है अभी इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें भारत के अंदर होती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इसके लिए आईटी एक्ट है भारत के अंदर 2000 में, तो ये नाम याद रखिएगा। लेकिन अभी तक पर्टिकुलर कोई साइबर लॉ भारत के अंदर नहीं बनाया गया है, परंतु आने वाले समय में जरूर बहुत जल्द हम देखेंगे भारत के अंदर एक साइबर लॉ होगा, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी पूरी दुनिया के अंदर साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब भारत के अंदर के सारी दुनिया के अंदर बढ़ गए हैं। तो इसको लेकर के जल्दी ही हमारे भारत के अंदर एक साइबर लॉ भी आएगा अपने सामने। तो ये आगे की बात है, देखेंगे हम। ये बात चल रही है, ये है केपी ओली साहब हैं, पीएम है नेपाल के। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है नेपाल भारत के साथ संबंधों को लेकर भी, और जो संवैधानिक उतार चढ़ाव है नेपाल के अंदर, वहाँ पर भी केपी ओली साहब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो नाम मैं कुछ आपको बता दूं, कुछ एरियाज़ की बात इन्होंने की है यहाँ पे। लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। काफ़ी मतलब 1-2 महीने से चर्चा में, ये पिछले 1-2 नहीं, आई थिंक 2-3 महीने से चर्चा में है। नेपाल इन पर अपना अधिकार जमाने की बात करता है। ये जो तीनों एरिया हैं, तो इन तीनों एरियाज़ के नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बात की जा रही है, ये रहा लिम्पियाधुरिया, काला पानी और लिपू लेक, इन पर अपने अधिकार की बात करता है यहाँ पे नेपाल की। ये उसके एरियाज़ हैं। ये उत्तराखंड एरिया है भारत का, राज्य उत्तराखंड, तो उसके एरिया हैं ये तीनों के तीनों ये। और ये बात करता है नेपाल की, ये मेरे एरिया है। तो इनको लेकर के डिस्प्यूट चलता रहता है। आप देख सकते हैं ये काली रिवर है, ये भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिवर है ये काली रिवर। तो ये तीनों एरियाज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि नेपाल और भारत के बीच में किन एरियाज़ को लेकर विवाद था। तो तीनों एरिया के नाम पता होना चाहिए, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी। काला पानी आप कैसे याद रखेंगे? काली रिवर आप याद रखिएगा, यहाँ पे काली रिवर भी इंपॉर्टेंट है जो कि बहती है। अब ये एक न्यूज़ है बोर्ड परीक्षा से संबंधित। तो बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि अभी बढ़ा दी गई है, 18 कर दी गई है। ये बात बताइए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के चलते 2021 की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। तो अभी क्या किया है इन्होंने कि पहले अंतिम तिथि 8 जनवरी थी, अब इसको 18 जनवरी कर दिया है। तो आप अपने फॉर्म टाइमली सबमिट कर दीजिए ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। ये एक कोविन ऐप बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, कोविन ऐप पूछा जा सकता है। अब ये काम क्या करेगा कि भारत के अंदर अब वैक्सीन दिए जाने का काम स्टार्ट किया जाएगा। तो इस ऐप के ऊपर पूरा का पूरा डेटा रहेगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा कि भाई किस व्यक्ति को वैक्सीन दी जा रही है, ताकि इसको अच्छे से ट्रैक किया जा सके और डेटा का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सके। ऐसा ना हो कि किसी को तो वैक्सीन लगी नहीं है, ये भी तो हो सकता है किसी को वैक्सीन लगी ना पाए। तो इसलिए डेटा पूरा होना चाहिए आपके पास। तो उसके लिए कोविन ऐप बनाई गई है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा किन किन को वैक्सीन दी जा रही है। तो उस प्रकार से नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाती है कोविन ऐप। ये एक और रीट 2021 की भर्ती बस अभी निकली ही थी कि बस हाईकोर्ट में अब एक और चुनौती चली गई है इसकी गाइडलाइन को लेकर के। तो ये हाईकोर्ट में फिर से जाती दिख रही है ये भर्ती। यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था रीट 2021 का, तो उसमें NCTE की 23 अगस्त 2010 की कुछ गाइडलाइन है, तो उनकी इसमें अवहेलना की गई है, ये ऐसी बात बताई गई है। और साथ ही
इसमें यह बताया गया है कि बीएड जो डिग्री धारक हैं उनको लेवल 1 में शामिल नहीं किया गया है, तो ये भी याचिका में आधार रखे गए हैं कुछ। तो इस प्रकार से ये भर्ती को चुनौती दी गई है हाई कोर्ट के अंदर। तो ये फिर से मतलब बस वही है कि समय खराब करने वाली बात है, और कुछ लोगों को इसमें हालांकि नुकसान भी हो रहा है कि वो उनको इसमें एंट्री नहीं मिल रही है। तो पर देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। अब ये यहाँ पे चल रहा है डीएलएड परीक्षाओं के 2 पेपर की तिथियां बदली हैं, यहाँ पे ये बात की गई है। तो ये क्या है यहाँ पे मामला, तो डीएलएड प्रथम वर्ष की 28 जनवरी को प्रथम पारी में होने वाली कला शिक्षा की तथा इसी दिन द्वितीय पारी में होने वाली सूचना संप्रेषण तकनीकी की परीक्षाएं अब 2 फरवरी को होंगी। यानी कि 28 जनवरी को जो होने वाली थी वो अब 2 फरवरी को होगी। तो जो भी आप जो व्यूअर्स हैं आप रिलेवेंस रखते हैं इससे, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी ये जो परीक्षा है 28 को ना होकर के अब 2 फरवरी को होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है एनपीए की। 13.5% होने की आशंका है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होता है एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि परफॉर्म करना बंद कर देती हैं। मतलब कि सपोज ये एक बैंक है, इसने आपको कुछ लोन दिया है, राइट, इसने आपको लोन दिया है XYZ पर्सन को किसी एक्टिविटी को करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए लोन दिया है। तो अगर ये बिजनेस प्रॉपर तरीके से करता रहेगा तब तो ये एसेट्स बन जाएगी परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट। अगर ये लोन लिया है इस XYZ ने, तो ये जो लोन लिया है इससे ये कुछ बिजनेस कर रहा है और कुछ मुनाफा कमा रहा है, तो फिर ये इंटरेस्ट के साथ इसको रीपेमेंट भी करेगा बैंक को। मतलब कि एसेट्स जो है वो परफॉर्म कर रही है, मतलब काम कर रही है उनकी एसेट्स। और अगर यदि ये XYZ को लोन लिया था, अब यहाँ पे हम दे देते हैं ABC को, ABC कोई कंपनी है, इसको लोन दिया था। यहाँ पर इसने लोन तो ले लिया, लेकिन इसका बिजनेस है, इसकी जो एक्टिविटी है वो ठप पड़ी हुई है, वो काम ही नहीं कर रही है, लॉस में जा रहा है ये। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो एसेट्स है वो बन चुकी है बैंक के लिए एनपीए। क्योंकि रीज़न ये है कि इसने यहाँ से लोन लिया बैंक से, लेकिन ये जब कुछ काम ही नहीं कर पा रहा, लॉस में जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लोन का रीपेमेंट ही कहाँ से करेगा। ना रीपेमेंट करेगा, लोन का प्रिंसिपल भी नहीं आएगा, ना ही इंटरेस्ट आएगी लोन की। तो ये हो जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि बैंक के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है आज के समय में। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि ये 13.5% होने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान ऐसा देखा जा रहा है, कई सारे बिजनेस ठप भी हो गए थे। तो ये चीज़ें चल रही हैं, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि एनपीए क्या होता है। ये एक अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट की बात की जा रही है। तो ये बात की गई है पेयजल मुहैया करवाना राज्य का कर्तव्य है, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अनुच्छेद निकल के आता है संविधान का, भाग 3 में अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार की बात करता है। ये बहुत ही वाइड अनुच्छेद है, बहुत ही वाइड आर्टिकल है। मतलब कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा होता है इस अनुच्छेद के अंदर, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार एक ब्रॉड टर्म है, इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोने का अधिकार आ जाता है, आपको पेयजल का अधिकार आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पे राज्य का कर्तव्य बताया। इसका मतलब यदि वो राज्य का कर्तव्य है तो किसी ना किसी का वो अधिकार भी है, क्योंकि ये इक्वल चलते हैं। मतलब यदि किसी का राइट है तो उसके साथ में फिर ये किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। तो ये हमारे नागरिकों का राइट है कि उनको पेयजल मिले, और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा इसलिए बोला है यहाँ पे कि पेयजल, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि वो है पेयजल उपलब्ध कराए वहाँ के लोगों को। तो ये पेयजल प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार हो जाता है। तो ये अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है जो बाइडेन की शपथ को लेकर के। तो वॉशिंगटन में इमरजेंसी लगा दी गई है इनकी शपथ को लेकर के, क्योंकि कुछ दिन पहले हंगामा देखने को मिला था वॉशिंगटन में। यूएसए की कांग्रेस के अंदर काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे वहाँ पे चढ़ गए थे, वहाँ पे नुकसान पहुँचाया था। तो उसको रोकने के लिए, उसको देखते हुए यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है वॉशिंगटन में, ताकि 20 जनवरी को जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है जो बाइडेन साहब का, वो आसानी से स्मूथली हो सके, ताकि कोई इशू निकल करके ना आए, नया कोई वखेड़ा खड़ा ना हो जाए यूएसए के अंदर। तो इसी के चलते वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है। तो ये यहाँ पे एक न्यूज़ कवर की गई है। ये दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ है, राजस्थान के संबंध में बात बताई गई है। कोविड-19 के दौरान राजस्थान में राजस्व घाटा बढ़ा है, उसके साथ साथ राजकोषीय घाटा भी बढ़ा है।
तो ये यहाँ पे बात की गई है, कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। वित्त वर्ष 2016-17 में राजस्व घाटा 1155 करोड़, 17-18 में 49 करोड़, मतलब कि यहाँ पे कम हुआ था। अब 2018-19 में 7182 करोड़ और 19-20 जो वित्त वर्ष है यहाँ पे 10,026 ये बताया गया है राजस्व घाटा। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ये बढ़ता गया है राजस्व घाटा राजस्थान के अंदर। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा सिंपल सा फंडा है कि आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर का ये डिफरेंस होता है राजस्व घाटा। यदि आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो राजस्व घाटा है, और यदि आपकी इनकम ज़्यादा है तो रेवेन्यू सरप्लस हो जाएगा, यानी कि आपको एक तरीके से प्रॉफिट है, फ़ायदा है, तो इसको सरप्लस का नाम दिया जाता है। और यदि आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो है राजस्व घाटा। तो अमूमन एक्सपेंडिचर ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए राजस्व घाटा इसको बोला जा रहा है। तो ये राजस्थान के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा था, कोविड-19 के दौरान कोई एक्टिविटी चल नहीं रही थी, टैक्सेस बंद पड़े हुए थे, ज़्यादा कुछ आ नहीं रहे थे सरकार के पास, तो रेवेन्यू कम था लेकिन एक्सपेंडिचर फिर भी किए जा रहे थे। अब आता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो आप ये समझिए कि सपोज कोविड-19 का हम एग्जांपल लेते हैं, सरकार के पास कोई इनकम नहीं आ रही है। इनकम कहाँ से आती है? टैक्सेस से आती है, टैक्सेस और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब पर मोटा मोटा हम टैक्सेस पकड़ते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप पड़ी हुई है, सरकार के पास कोई टैक्स नहीं आ रहा है। अब सरकार को खर्चा भी करना है, तो सरकार खर्चा करेगी कैसे? सरकार खर्चा कैसे करेगी भैया? वो लेगी लोन, फिर लोन लेगी, तो लोन लेगी तो उसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। सपोज सरकार के पास है 100 रुपये और खर्चा इसने किया है 150 रुपये का। अब आप समझ सकते हैं कि 100 में से 150 का खर्चा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपये का इसने खर्चा किया है तो करेगी कैसे? ये इसका कुछ एडजस्टमेंट किया होगा सरकार ने, तो वो इसके लिए क्या करती है कि वो जाती है बैंक के पास या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं तो उनके पास जाकर के वो लोन ले लेती है 50 रुपये का। अब वो 50 रुपये का लोन लेकर के इस खर्चे को पूरा कर देती है, जो 150 रुपये उसे खर्चा करना है। तो हम इसको बोलते हैं कि 50 रुपये का उसके पास राजकोषीय घाटा हो गया है। इसको लेकर के FRBM एक्ट है 2003 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है ये। यहाँ पर बताया गया था कि आप राजकोषीय घाटा जो है वो घाटा सरकार को अपने GDP का 3% तक लेके आना है, ये इसमें टारगेट रखा गया था। और राजस्व घाटा जो है यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट को 0% पर लेके आना है, यानी कि आपका राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए। ये FRBM एक्ट के द्वारा बोला गया था। और राजकोषीय घाटा को 3% पर लेके आना है GDP का, और इसको लाना है 0% GDP का लेके आना है राजस्व घाटा को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तीनों टर्म इंपॉर्टेंट हैं, ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ये एक पिक्चर है, बड़ी बेहद ही खूबसूरत पिक्चर है। बार हेडेड गीज है यहाँ पे, तो ये मंगोलिया से आते हैं, प्रतिवर्ष माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, बहुत ही सुंदर झुंड में ये बैठते हैं, तो बहुत ही सुंदर पक्षी लगता है। ये बात की जा रही है जवाई बांध की, सुमेरपुर जवाई बांध की बात की जा रही है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट एरिया है ये, अच्छा एरिया है। यहाँ पे बर्ड्स कई बार मतलब हर वर्ष यहाँ पे आते हैं, बर्ड्स दिखने को मिलते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटलैंड है ये। तो आप मेरे को बताइए जवाई बांध किस जिले के अंदर स्थित है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।